हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर फिर से एक बार क्रूड ऑयल ही है। यस, $100 पर बैरल के नीचे जा चुका है ब्रेंट क्रूड, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज एन इकोनॉमी, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत बार ये एनालिसिस आप लोगों के सामने आया होगा कि जब भी रिसेशन की बातें होती है या फिर रिसेशन आता है तो उस वक्त क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा पेन पॉइंट किसी भी ग्लोबल स्लोडाउन में हो या फिर रिसेशन में हो, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस ही रहा है। बिकॉज हमारी इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है क्रूड पे, एंड दैट्स व्हाई अपनी जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट हो जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, अपनी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होती है। सो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाता है तो ओवरऑल सारे मैक्रो फैक्टर्स जो है इंडिया के लिए वो परफेक्टली प्लेस हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमारी नजर जो होनी चाहिए सबसे ज्यादा वो क्रूड ऑयल पे ही होनी चाहिए, रादर देन डॉलर इंडेक्स कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस, और वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल यहां पे हो सकती है। ये हमने यहां पे समझना होगा। सो इट्स अ बिग पॉजिटिव। रिसेशन के फियर्स बहुत ज्यादा अभी डिस्कस हो रहे हैं। जो यूरोपियन वर्ल्ड को इम्पैक्ट हो सकता है रिसेशन से, उससे बहुत कम इम्पैक्ट यूएस पे हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई द कैपिटल फ्लोज जो हो रहे हैं वो यूएस की तरफ हो रहे हैं। जो 10 ईयर जिससे यील्ड में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हो सकती है वो यूएस की 10 ईयर जिससे यील्ड में ज्यादा हो सकती है। बिकॉज अभी भी आज भी डॉलर इज कंसिडर्ड एज अ रिजर्व करेंसी, एंड यूएस government securities are considered as the best treasuries to park your liquidity if there is uncertainty all over world. So that's why वो flows यूएस की तरफ जा रहे हैं। जो co-founder है जीरोधा के, तो उन्होंने भी एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि geopolitical tensions have helped the US economy historically. So I think मतलब हम यूएस को इन अ वे, मतलब जो किसी गांव के चौधरी होते हैं, सरपंच होते हैं, वैसे दुनिया के चौधरी और सरपंच है वो। तो जहां कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है ये यूएस को बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होता है। या फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो प्रोवोक भी किया जाता है इनडायरेक्टली। हमने देखा यूक्रेन रशिया वॉर में कि कैसे यूएस हो या फिर यूके हो यूक्रेन को प्रोवोक कर रहा था, और उनको लगा भाई आ जाएंगे हमारे साथ, ये जब युद्ध हो जाएगा तो, और कोई नहीं आया उनके साथ युद्ध जब हो रहा है तो। और 35% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है इस साल यूक्रेन का। तो ये जो डैमेज होगा आई थिंक उसको भर के निकालने के लिए काफी समय लग सकता है यूक्रेन को। बिकॉज इट वाज नॉट लाइक अ पैंडेमिक काइंड ऑफ थिंग कि जहां पे लॉकडाउन थे इसलिए इकोनॉमी नीचे गई। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है चीजों का, एंड दैट्स व्हाई वहां से रिकवर करना इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर यूक्रेन एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री। ये हमने यहाँ पे समझना होगा। अब चाइना की के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। तो चाइना के जो ईटीएफ है वो काफी अच्छे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो चाइना का है, तो वहां पे इनफ्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वर्स्ट इज लुकिंग ओवर फॉर चाइना। सो दैट्स व्हाई द फ्लोज कुड बी गोइंग इन अ वे। थोड़ा सा इंडिया के लिए चैलेंजिंग हो सकता है चाइना की तरफ फ्लोज जाना, बट ओवरऑल जो भी एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं उसमें इंडिया का जो इमर्जिंग मार्केट में वेटेज होगा उतने पैसे तो इंडिया में आ ही जाएंगे। अब रशियन ऑयल के बारे में बात करते हैं। इन लास्ट 3 मंथ्स, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू होने के बाद चाइना ने और इंडिया ने रशिया से $24 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया है। सो मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग एंड दैट्स हाउ इट इज चेंजिंग। सो जो डिपेंडेंसी हमारी सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे थी ऑयल के लिए, आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑर्डर्ड गुड अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया ऑल्सो। इवन द चाइना प्ले इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं।
सो आरबीआई अनाउंसेस स्टेप्स टू बूस्ट फॉरेन इनफ्लोज, ये कल उन्होंने कॉल लिया है। रीजन बिकॉज रुपी बहुत ज्यादा फॉल हो रहा था। तो ये जो एनआरई डिपॉजिट्स है या फिर एफसीएनआर डिपॉजिट्स है, तो ये डिपॉजिट्स अगर बैंक्स बाहर से लाते, बाहर से वो पैसा आता है, तो उन डिपॉजिट्स के लिए कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर रेशियोज मेंटेन करने की जरूरत नहीं। मतलब वो पूरा पैसा बैंक्स के लिए अवेलेबल होगा फॉर लेंडिंग। सो इन अ वे, जब हमने देखा था कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जहां पे क्रेडिट ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू डिपॉजिट, तो उस एंगल से अगर आप देखते हो तो यहां पे ज्यादा फ्लोज डिपॉजिट्स जनरेट करना ये बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। अभी आप बोलोगे यार ऐसे कैसे कोई बाहर से पैसा डाल देगा बैंक में? भाई अब जब सीआरआर और एसएलआर के रेगुलेटरी नॉर्म्स मेंटेन नहीं करने होंगे वो एडिशनल फ्लोज के लिए टिल 1st of November आई थिंक, या 30th of November, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट जो फ्लोज उसके बीच में आएंगे बैंक्स के पास, तो वहां पे उनको ये सीआरआर और एसएलआर के रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगे। मतलब ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा बैंक्स को लेंड करने के लिए, और जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसा रखना पड़ता है, एसएलआर में हो, सीआरआर में तो कुछ मिलता नहीं है, तो वो पैसा उनको रखना नहीं है। सो इन अ वे दे कैन ऑफर लिटिल हाई इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स, एंड दैट्स हाउ दे विल अट्रैक्ट मोर फ्लोज। तो आप बोलोगे ना ज्यादा पैसे कैसे आएंगे फिर? क्योंकि वो जो अभी इन बिटवीन जो भी लोगों को वो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करेंगे, हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड पे ऑफर किए जा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू इंप्रूव द कैपिटल फ्लोज। सो अगर पैसा बाहर से डॉलर टर्म में आता है तो ऑटोमेटिकली फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे हमारे, प्लस जो रुपी की वॉलेटिलिटी है, रुपी की डिमांड बढ़ेगी अगर बाहर से पैसा आता है तो, एंड ऑटोमेटिकली वहां पे मतलब रुपी थोड़ा सा स्टेबलाइज भी हो सकता है, अप्रिशिएट भी होने के चांसेस है। और कल आपने देखा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड डॉलर वाज गेनिंग अगेंस्ट यूरो हो, पाउंड हो, येन हो, या फिर चाइनीज युआन हो, बट जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए तो वहां जहां हमने वर्स्ट लेवल्स देखे थे रुपी के, वहां से रुपी एक्चुअली 36 पैसे से अप्रिशिएट हुआ था। तो क्यों? क्योंकि हमारा कंसर्न सबसे बड़ा क्रूड का ही है, ये हमने यहाँ पे समझना होगा। तो वो अगर मैनेज हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती है। इवन इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी बहुत सारे लीवेज उन्होंने अवेलेबल करवा के दिए हैं। ये जो भी लीवेज उन्होंने दिए हैं वो अक्टूबर या नवंबर महीने तक ही सीमित है। इन बिटवीन जितना पैसा आएगा उनके लिए वो बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बाद वापस वो पुराने रूल्स वहां पे लगा सकते हैं, ऐसा आरबीआई का कहना है। सो इन अ वे टू बूस्ट दी फॉरेक्स, मतलब हमारे जो रिजर्व्स है वो रिजर्व बूस्ट करने के लिए, करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, दीज मेजर्स आरबीआई हैज टेकन व्हिच आर वेरी पॉजिटिव। अब रेसिडेंशियल सेल्स के बारे में बात करेंगे। 9-year हाई लेवल पे रेसिडेंशियल सेल्स जा चुके इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, ऐसा किसका कहना है? नाइट फ्रैंक, ये जो कंपनी उनका ये कहना है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा स्लगिश फेज हमने रियल एस्टेट में देखा है, उसके बाद ये नंबर्स ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री। इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो 32.57% से बढ़ चुका है एट 67.59 million tons in the month of June. So जो रिक्वायरमेंट है कोल की टू बूस्ट द प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट्स है, तो वहां पे वो कोल प्रोडक्शन बढ़ा है। इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा हुआ था, वहां पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था इंडिया को, गवर्नमेंट को, तो वहां आई थिंक डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग। इन अ वे इट इज अ पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर सीक्स टू ग्रांट बैंक लाइसेंस टू पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टू इनेबल प्राइवेटाइजेशन। एटलीस्ट 2 बैंक्स को बैंक लाइसेंस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है। अभी आप बोलोगे यार बैंकिंग चल रही है, लाइसेंस नहीं उनके पास, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है वो अंडर बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट उनको कोई अलग से लाइसेंस देने की जरूरत नहीं थी। बट अभी जब उन बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करने की बातें हो रही है तो डेफिनेटली उनको पहले बैंक लाइसेंस दिया जाएगा, एंड देन वो बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकते हैं। सो यहां हमें पता चल जाएगा जब लाइसेंस दिए जाएंगे बैंक्स को कि कौन सी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में है। सो देखेंगे। डाबर ने बोला है बिजनेस रेजिलिएंट है,
भले ही यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, बट आई थिंक नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स होने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एफएमसीजी कंपनीज में, कि अनसर्टेनिटीज कम, इन्फ्लेशन कम्स, बट आई थिंक दीज कंपनीज सेल थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स वेरी वेल। टाटा केमिकल्स में की एनुअल जनरल मीटिंग में मिस्टर एन चंद्रा जी ने बोला है कि टाटा केमिकल्स का कोई प्लान नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का प्लांट डालने का, बट जो मेन लिथियम कार्बोनेट, ये जो रॉ मटेरियल है फॉर द बैटरीज, टू प्रोड्यूस द बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, वो सप्लाई करते रहेंगे। सो जो ईवी इकोसिस्टम टाटास की है, तो वहां पे ये सपोर्ट चलेगा, बट उसके लिए स्पेसिफिक ऐसा कोई यूनिट वो डालने नहीं वाले हैं। हो सकता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उनका बिजनेस डेवलप हो रहा है, वहां पे जो फॉरेन फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए, तो दे वुड वांट द कंपनी, द मेन कंपनी टू ओन ऑल दीज थिंग्स रादर देन आउटसोर्स इट टू सम अदर कंपनी। सो आई थिंक इन अ वे वो चीजें हो रही है, बट जो रॉ मटेरियल लगेगा वो टाटा केमिकल्स प्रोवाइड करने वाला है। और 5,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान भी टाटा केमिकल्स का है टू इंप्रूव देयर ओन बिजनेस, जो ओल्ड बिजनेस उनका अवेलेबल है केमिकल्स का स्पेसिफिकली। सो इट्स अ गुड थिंग। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स जो है वो, या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $100 बिलियन हो सकता है बाय FY27। FY23 चल रहा है, FY27 तक ये $100 बिलियन हो सकता है। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? $42 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 140% का अप्रिसिएशन गोल्डमैन सैक्स इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक। जिस तरीके से ये बैंक अभी प्लेस्ड है, looking at their capital adequacy ratio, risk management ratio, overall their growth potential, focus on technology, I think all those factors will work really well for Kotak Mahindra Bank, ऐसा कहना है Goldman Sachs का। Apollo Hospitals and Singapore firm to enhance AI based tech for cardiac diseases. So Apollo ने एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ ये टाई अप किया है। So I think artificial intelligence इवन दिस इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक जो भी चीज कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, आई थिंक उसका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के जो Q1 सेल्स है, बुकिंग्स है, वो 3 गुना बढ़ चुके हैं, 2,814 करोड़। दिस शोज द रियल एस्टेट मार्केट इज डूइंग रियली वेल, स्पेसिफिकली इन अर्बन एरियाज। IRDA ने इंश्योरेंस को एक टेक इनेबल्ड एडवांस मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू करने का परमिशन दिया है। यानी कि अब कैसे होगा, हाउ यू ड्राइव उसके हिसाब से आपका प्रीमियम होगा, हाउ मच यू ड्राइव, या कितना ज्यादा आप, या फिर पे व्हेन यू ड्राइव। सो ऐसी पॉलिसीज आने वाली, मतलब आप जितना ज्यादा चलाओगे गाड़ी को, वो हो सकता है आपका प्रीमियम ज्यादा हो, बट अगर आप गाड़ी को कम चलाओगे तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। आपके गाड़ी चलाने के पैटर्न्स कैसे हैं उसके हिसाब से भी, मतलब ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है सारा, तो हो जाएगा। सो आई थिंक न्यू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग लॉन्च्ड, so in a way it is a win-win situation for the companies also, insurance companies also, and the customers also. So देखते हैं इसको रेस्पॉन्स कैसे मिलता है यहाँ पे। और लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग वॉल्ट। तो ये वॉल्ट जो प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो वाला प्लेटफॉर्म था, जो बंद हुआ, बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। सो वो ये जो क्राइसिस है उसकी वजह से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो है, जो यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वर्ड्स यूज किए थे कुछ गारंटीड रिटर्न्स वगैरह ऐसे, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है द प्रॉब्लम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि हमारे जो सेबी के रेगुलेशंस है वो अभी तक हमने समझे नहीं है। सो पैसा मैनेज करना, कुछ एडवाइस देना, ये मतलब इट शुड बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमेशा हमने यहाँ पे समझना होगा। सो आई थिंक सेबी इज गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर दीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो आशा करेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड टेक डिसीजंस, सो इट्स ऑलवेज बेटर to go according to the regulations, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। So be careful about these things, friends, ऐसे मैं आशा करता हूँ। So आज का एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।